नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आतंक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करे पाकिस्तान। नाटो ने पाकिस्तान की सरजमीन पर पनाह पा रहे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा है कि वह अपने यहां मौजूद आतंकियों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई करे। नाटो के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल कार्स्टन जैकबसन ने कहा कि अपनी सरजमीन पर आतंकियों के एकत्रित होने से रोकने के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान स्थित नाटो मिशन के साथ काम करने की जरूरत है। यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका के पाकिस्तानी रुख में नरमी देखी जा रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने प्रवक्ता के हवाले से बताया कि पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह और ट्रेनिंग हासिल कर रहे, चाहे ये हक्कानी नेटवर्क हो या फिर तालिबान, उनसे वह सभी को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को लड़ना है। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष एडमिरल माइक मुलेन ने विगत महीने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का सहयोगी संगठन बताया था। राष्ट्रपति ने किया माफ, यहाँ होंगे 6000 कैदी। म्यांमार के सरकारी रेडियो और टेलीविजन ने मंगलवार को घोषणा की है कि देश के राष्ट्रपति द्वारा दी गई माफी के तहत बुधवार से 6359 कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू होगी। समाचार एजेंसी ने आधिकारिक रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति यू थिन सेन ने अच्छे आचरण व अनुशासन वाले उम्रदराज और बीमार व अपंग कैदियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं। जैक्सन के डॉक्टर का इंटरव्यू अदालत में पेश। माइकल जैक्सन की मौत के मामले में उनके डॉक्टर की भूमिका को लेकर अदालत में एक इंटरव्यू का आलेख पेश किया गया, जो सबूत के तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है। जैक्सन की मौत के 2 दिन बाद डॉक्टर कॉनराड मुरे से पुलिस की पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्हें जैक्सन से प्यार था। वह उनके काफी अच्छे मित्र थे। अभियोजकों ने इस इंटरव्यू को मुरे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मामले की सुनवाई के दौरान पेश किया। मंगलवार को जब सुनवाई फिर शुरू होगी तो इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि मुरे ने जैक्सन को किस तरह उनके पिता के मौत की खबर दी। पाकिस्तान में गवर्नर के सभा स्थल पर रॉकेट से हमला। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के गवर्नर मसूद कौसर द्वारा संबोधित किए जाने वाले सभा स्थल पर मंगलवार को आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। औरकजई कबायली क्षेत्र के कलाया में आयोजित सभा स्थल पर गवर्नर के पहुंचने के ठीक पहले हमला किया गया। कबायली क्षेत्र प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी तारिक हयात ने मीडिया को बताया कि निकट की पहाड़ियों से कम 3 रॉकेट दागे गए। इस हमले में एक व्यक्ति मारा गया और 7 लोग घायल हो गए हैं। इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अधिकारियों ने बताया कि गवर्नर कौसर हमले के समय सभा स्थल पर मौजूद नहीं थे। सभा स्थल पर करीब 150 कबायली सरदार मौजूद थे। 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें से एक मंच पर आ गिरा, दूसरा हेलीपैड के निकट और तीसरा कबायली सरदारों के निकट। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायल हुए लोगों में अधिकतर कबायली सरदार हैं। हमले के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। अभी तक इस हमले की जिम्मेवारी किसी भी समूह ने नहीं ली है। आमतौर पर इस तरह के हमलों के लिए स्थानीय तालिबान को जिम्मेदार ठहराया जाता है। शिक्षा में सहयोग को भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन। अमेरिका और भारत के बीच उच्च शिक्षा पर पहली बार गुरुवार को शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के शिक्षण संस्थानों के बीच उच्च शिक्षा में सहयोग और आदान प्रदान बढ़ाना है। शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल संयुक्त रूप से करेंगे। यह शिखर सम्मेलन सरकार और शिक्षाविदों को 21वीं सदी के शिक्षक आदान प्रदान के लिए अपने दृष्टिकोण का खाका तैयार करने के लिए एक मंच मुहैया कराएगा। अधिकारियों ने बताया है कि शिखर सम्मेलन में ऐसे रास्तों पर जोर दिया जाएगा जिसके जरिए अमेरिका और भारत में उच्च शिक्षा समुदायों के बीच आदान प्रदान किया जाए और साथ ही में सहयोग भी बढ़ाया जाए। इटली पोत का अपहरण, चालक दल में 6 भारतीय भी। सोमालिया के तट से करीब 620 मील पूर्व में 5 समुद्री डाकुओं ने इटली के एक पोत का अपहरण कर लिया। पोत पर 6 भारतीयों सहित चालक दल के 23 सदस्य शामिल थे। जहाज कंपनी DLNCO ने यह जानकारी दी है। पोत के मालिकों ने कहा है कि चालक दल में इटली के 7, यूक्रेन के 10 और भारत के 6 नागरिक शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह से जहाज से कोई संपर्क नहीं बन पा रहा है। कप्तान ने संदेश भेजा है कि पोत पर हमला किया गया है और उसने सुरक्षा अभियान प्रक्रिया शुरू कर दी है। इटली के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाजरानी कंपनी से संपर्क साधे हुए हैं और स्थिति पर नजर रखी हुई है। इराक में दोहरे बम विस्फोट में 13 की मौत।
इराक की राजधानी बगदाद में सोमवार देर रात हुए दोहरे बम विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी के मुताबिक दोनों विस्फोट थोड़े अंतराल के भीतर ही हुए। इस हमले में 9 सुरक्षा कर्मियों सहित 22 लोग घायल हो गए। विस्फोट बगदाद के वाशिश जिले में हुआ। सांस संबंधी दिक्कतों से हुई जॉब्स की मौत। स्टीव जॉब्स की मृत्यु सर्टिफिकेट की कॉपी से संकेत मिले हैं कि अग्नाशय कैंसर से पैदा हुई सांस संबंधी दिक्कतों की वजह से एप्पल के सह संस्थापक का निधन हुआ। अग्नाशय का यह कैंसर जॉब्स के शरीर के अन्य अंगों में भी फैल गया था। जॉब्स का बुधवार को निधन हो गया। एप्पल कंपनी ने उनकी मौत के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन जॉब्स अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे और 2009 में उनका यकृत प्रतिरोपण हुआ था। उन्होंने अगस्त में एप्पल के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। साता क्लारा काउंटी जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी डेथ सर्टिफिकेट में कहा गया कि जॉब्स का पालो अल्टो स्थित अपने घर में निधन हुआ। उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। पाकिस्तान में 115 ट्रेनें अस्थायी तौर पर बंद। पाकिस्तान में रेल इंजनों की कमी की वजह से रेलवे ने 115 रेलगाड़ियों का परिचालन अस्थायी तौर पर रोक दिया है। समाचार चैनल जियो टीवी के मुताबिक सरकार की ओर से कोई राहत पैकेज नहीं मिलने की वजह से रेलवे ने इन रेलगाड़ियों के परिचालन को अस्थायी तौर पर बंद करने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने रेलवे अधिकारियों को बातचीत के लिए मंगलवार को बुलाया है। अधिकारियों से बातचीत के दौरान वह इस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। खुलेआम बंदूक लेकर चलने पर पाबंदी। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक ऐसा 5वां राज्य बन गया है जहां नए कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को खुलेआम बंदूक लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। गवर्नर जेरी ब्राउन ने मंगलवार को घोषणा की है कि उन्होंने बंदूक रखने के शौकीनों के जबरदस्त विरोध के बावजूद प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। कानून 1 जनवरी से प्रभाव में आएगा। इसके उल्लंघन पर 1 साल तक की कैद और $1000 अमेरिकी के जुर्माने तक की सजा हो सकती है। हालांकि शिकार और निशानेबाजी के आयोजनों को इस कानून के तहत छूट दे दी गई। यह उन लोगों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने छिपाकर हथियार ले जाने का परमिट दे रखा है। राज्य के डेमोक्रेटिक असेंबली सदस्य एंथनी पोट्राटिनो ने कहा कि विधेयक किसी हादसे को घटित होने से पहले ही रोकने का अवसर है। आईफोन 4S के 24 घंटे में 10 लाख ऑर्डर। कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माता कंपनी एप्पल ने सोमवार को घोषणा की है कि उसके नए आईफोन 4S के लिए एक ही दिन में 10 लाख ऑर्डर मिले हैं। इस तरह कंपनी के स्मार्टफोन के लिए हर दिन में सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलने का रिकॉर्ड टूट गया है। कंपनी के मुताबिक आईफोन 4S के लिए शुरुआती 24 घंटे के अंदर 10 लाख से ज्यादा ऑर्डर मिले। इससे पहले आईफोन 4 के लिए एक दिन में 6 लाख ऑर्डर मिले थे। एप्पल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष फिलिप शिलर ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि आईफोन 4S को मिली उपभोक्ताओं की अविश्वसनीय प्रतिक्रिया से वह बहुत खुश हैं। आईफोन 4S देखने में आईफोन 4 जैसा ही है, लेकिन इसके हार्डवेयर में काफी अंतर है। पिछले शुक्रवार से इसके लिए ऑर्डर लेने की शुरुआत हुई थी और इस शुक्रवार में यह अमेरिकी स्टोर्स पर मिलने लगेगा। घायल रिटर्न से बाहर हुई विद्या। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन इन दिनों अपनी फिल्म द डर्टी पिक्चर को लेकर काफी सुर्खियों में है। इसमें विद्या दक्षिण भारतीय सेक्सी अभिनेत्री सिल्क समिता का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म के चलते उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म घायल की सीक्वल घायल रिटर्न्स में काम करने से इनकार कर दिया है। अब इस किरदार के लिए बिपाशा बसी को लेने की बात चल रही है। सूत्रों ने बताया कि फिलहाल विद्या द डर्टी पिक्चर पर ही अपना सारा ध्यान लगाना चाहती हैं। वह चाहती थी कि घायल रिटर्न्स के निर्माता द डर्टी के रिलीज होने तक का इंतजार करें। निर्माता के लिए यह संभव नहीं था, सो उन्होंने विद्या को ना कह दिया। उनके इस फैसले से फैंस को जरूरी मायूसी होगी, जो सनी के साथ उन्हें पर्दे पर देखने के लिए बेकरार थे। अजान के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत। नगर के एक गैर सरकारी संगठन ने सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और जल्द रिलीज होने वाली बॉलीवुड फिल्म अजान के निर्माताओं के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। संगठन ने मांग की है कि फिल्म से इस शब्द को हटाया जाए, क्योंकि इससे मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। शहर के सिविल एवं सत्र न्यायालय में सीबीएफसी और फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक के खिलाफ दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने कहा है कि उन्हें यह जानकर निराशा हुई है कि पवित्र शब्द अजान का उपयोग फिल्म के शीर्षक के रूप में हो रहा है। गैर सरकारी संगठन हिंद फाउंडेशन के एक अधिकारी अब्दुल सैयद ने कहा कि पवित्र शब्द अजान का उपयोग फिल्म अजान में किया गया है और फिल्म को ए श्रेणी में रखा गया है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने इस फिल्म का नाम बदलने की मांग करते हुए आंदोलन की धमकी दी है। यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज हो रही है। अभिनेत्री को 90 कोड़े मारने की सजा।
ईरान में एक अभिनेत्री को 90 कोड़े मारने और 1 वर्ष के कैद की सजा सुनाई गई। एक फिल्म में काम करने के लिए यह सजा सुनाई गई है। विपक्षी दलों की एक वेबसाइट के अनुसार मर्जिया वफा मेहर को शनिवार को सजा दी गई, मगर उनके खिलाफ आरोप सार्वजनिक नहीं किए गए थे, जिस पर फिल्म में मर्जिया ने काम किया और जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई। उसका नाम मेरा तेहरान बिकाऊ है था। ईरान में सेंसर बोर्ड ने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उसे बनाने की इजाजत तो दी थी, लेकिन ईरान में उसे रिलीज करने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन यह फिल्म यूट्यूब वेबसाइट और इलीगल तौर पर DVD पर उपलब्ध है। और अब आज के मौसम की जानकारी। मंगलवार की सुबह आसमान में बादलों के साथ धूप रहेगी व तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय आइसोलेटेड शावर के साथ हल्की धूप व तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। वहीं शाम के समय बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी आसमान में बादल ही बने रहेंगे व तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।